मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। मोदी योगी की टीम क्या यूपी के लिए है उपयोगी? यह हमने कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों को, उनके साथ बैठक करते हैं उनके गेस्ट हाउस में। और ये जो कार्यक्रम है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्यक्रम है और सिटी हलचल तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, दोनों की विचारधाराओं को आपके सामने लाकर रखता है। हम सिर्फ एक माध्यम है, हमारी ना ये आइडियोलॉजी है ना वो विचारधारा है। हम तो सिर्फ इनकी भी बात उनकी भी बात आपके सामने रख रहे हैं। और क्यों रख रहे हैं भैया? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब आप वोट देने जाएं तो जात पात और धर्म से उठकर विकास के एजेंडे पर वोट दें। मोदी सरकार के 11 साल पर सत्ता पक्ष के क्या विचार थे, उसकी पहली बैठक में पहली कड़ी में कैंट विधायक अमित अग्रवाल पुरजोर तरीके से बता रहे थे कैसे ये गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है। तो अब विपक्ष क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, इस पर भी तो नजर डालना बहुत जरूरी है। वन वे की कन्वर्सेशन तो सही नहीं लगता। जी हाँ, अब आपको देखना और सुनना है किस तरीके से रफीक अंसारी बता रहे हैं इन 11 सालों के बारे में। शहर के विधायक दूसरी बार बने रफीक अंसारी। मोदी सरकार के 11 साल उनकी नज़र से, उनकी पार्टी की नज़र से, विपक्ष की नज़र से कैसे हैं, इस पर हमने सीधे सवाल पूछे और ये प्रश्न पूछने पर वो हमसे उल्टा ही सवाल करने लग गए कि भाई पत्रकार साहब ये बताइए, योगी सरकार के 8 साल बीजेपी क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रही है जैसे मोदी सरकार के 11 साल सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में बैठकें होती है? 11 सालों में रफीक अंसारी कह रहे हैं संसाधनों की बर्बादी हुई है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, नगर निगम में पिछले 50 सालों में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इन 8 और 11 सालों में अगर ये अमृतकाल है तो आपने क्यों नहीं नियुक्तियां की हैं, अपॉइंटमेंट किए हैं? सवाल है उनके। मोदी सरकार के 11 सालों पर सपा विधायक रफीक अंसारी से सीधे सवाल, रफीक अंसारी के सीधे जवाब। सिटी हलचल की इस बैठक में, सिटी हलचल के इस विशेष कार्यक्रम में क्या मोदी सरकार के 11 साल जनता के लिए भी हैं बेमिसाल? देखिए, मोदी सरकार के 11 साल और मोदी सरकार के 11 साल सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है बेमिसाल, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? और सिटी हलचल सभी का चैनल है, पक्ष को भी विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को भी बराबर का मौका देते हैं, जिससे जब चुनाव आए तो आप खुद डिसाइड कर सकें कि वाकई ये जो 11 साल बीते हैं या जो टाइम बीता है वो बेमिसाल है सत्ता पक्ष के लिए, या उसमें विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनमें दम है। तो चलिए इसी सफर में बात करते हैं मेरठ शहर के विधायक और काफी समय तक सभासदी के साथ, बेदाग सभासदी के साथ जनता के बीच में रहकर काम करने वाले और अब वर्तमान में दूसरे टर्म में सपा विधायक रफीक अंसारी से। विधायक जी आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सिटी चैनल के पूरी टीम को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि बहुत लंबा सफ़र तय किया है सिटी चैनल ने और जो सच्चाई और जो हकीकत दिखाते हैं ये इस पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ सिटी चैनल के पूरी टीम को। शुक्रिया सर। सर 11 साल बेमिसाल है? नहीं, हाँ बेमिसाल हैं। वादा किया था कि नई सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, काला धन आएगा, काला धन जाएगा, वाइट धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, किसी खाते में आए नहीं, ना अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए तो बीजेपी के लोगों के आए, सरकार के लोगों के आए, आतंकवाद खत्म होगा, कहीं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म हो गई, रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गए और यहाँ तक के लाल किला भी बेच डाला। 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किया था 1 साल में,
किसी को नौकरी नहीं मिली। ये अच्छे दिन आए। नोटबंदी कर दी, लाइन में लगकर हजारों लोग, लाखों लोग मर गए। ये अच्छे दिन इस सरकार के आए हैं, ये बेमिसाल हैं। सड़कों का जाल, मेरठ से दिल्ली तक 45 मिनट का सफर, ये बीजेपी का ग्राउंड जीरो का नेता से लेकर ऊपर तक का नेता कह रहा है कि बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। देखिए, ये तो कोई सरकार बनती, आज़ादी के बाद जो सरकार बनी है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ कराया ही होगा। पहले कच्चे में तो नहीं चलते थे, तो जो सरकार बनती वो तो करेगी कुछ ना कुछ। लेकिन ये भी तो काम किए, ये वादा किए थे, ये वादे आपको पूरे होंगे उनके। और आप देश की सरकार को तो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 8 साल की सरकार जो हुई उस पर बात नहीं कर रहे आप। कब हुई सर 8 साल की सरकार? ये इसी महीने में हुई, जी उस पर बात नहीं करेंगे आप। जी। उत्तर प्रदेश का चैनल है, ये मेरठ का चैनल है, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे? कितनी मामूली चीज हो गई। 8 साल तो बड़ी बात है, योगी सरकार की 8 साल। योगी सरकार के 8 साल, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे आप? क्यों बीजेपी 8 साल में बात नहीं करी? कितनी मामूली चिंग में मार दिए गए, गाय के नाम पे मार दिए गए, बछड़े के नाम पे मार दिए गए, आप समझ लीजिए एनआरसी के नाम पे मार दिए गए, बेगुनाह लोगों को कितने हत्याएं लोगों की कर दी गई, एनकाउंटर कितने कर दिए गए बेगुनाह लोगों के, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? लेकिन केंद्र सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं से अब तीसरी अर्थव्यवस्था पे। ये सब कागजों में है। आप रोजगार मिला लोगों को? कहाँ है रोजगार? कहाँ है नौकरियां? बताओ ना। आप बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, इसलिए पढ़ाते हो, इसका मुस्तकबिल बनाएंगे, इसका भविष्य बनाएंगे, लेकिन कहाँ है नौकरी? कहीं है? कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब पकोड़े तलेंगे हम सब, चाय की दुकानें करेंगे हम, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो चाय वाला तो बड़ा आदमी बन सकता है देश का। ये तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, जब हमने शपथ ली थी तो शपथ ली थी हमने, मैं इस संविधान की शपथ देता हूँ, सच्ची निष्ठा, सबके साथ, अखंडता के साथ मैं काम करूँगा। क्या एकता और अखंडता के साथ काम हो रहा है? भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता। इस देश में मुसलमानों की सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों मारा जा रहा मुसलमानों को? सर राष्ट्रपति तो 2-2 बने, 3-3 बने हैं सर मुसलमान। हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इस देश के अंदर पावर, शक्ति, ताकत जो होती प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति तो एक रुतबे का पद है, हाथ में प्रधानमंत्री के। देखिए, प्रतिद्वंदी को तंग किया जाता, जो सामने विरोधी होता उसको तंग किया जाता, उसको मारा जाता, उसको सब कुछ किया जाता। मुसलमान क्या मांग रहा आपसे? इस देश के अंदर ना रोजी मांग रहा, ना रोटी मांग रहा, ना नौकरी मांग रहा, ना सरकार मुसलमानों की बनेगी, ना मुसलमानों का प्रधानमंत्री बनेगा। भाई, हमने क्या बिगाड़ा? क्यों मार रहे हो हमको? क्या मांग रहे हैं हम आपसे? बताओ, इस सरकार बताओ ना कोई कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए मार रहे हैं। ना बने इनका, मुसलमानों की सरकार बनेगी इसलिए मार रहे हैं, मुसलमानों की सरकार ना बने। मुसलमान नौकरी मांग रहा तुमसे, इसलिए मार रहे हो कि नौकरी ना देनी पड़े। रोजी मांग रहा आपसे, रोटी मांग रहा आपसे मांग रहा यार हमको कमा के अपने बच्चों का पेट पालने दो। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया था, और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी कि हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, तब गुलामियों से हमारी जंजीरें टूटी थी, इसलिए आज़ाद कराया था हम इस मुल्क को। और जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ, हमें अधिकार था, इन्हें अधिकार नहीं था पाकिस्तान जाने का। हमें अधिकार था कि हम हिंदुस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें। हमारे बुजुर्गों का इस मिट्टी में खून है शामिल, इसलिए हमने इंतखाब किया, चुना कि हम भारत में रहेंगे। हमारे हिंदू और मुसलमान भारत में भाई भाई हैं। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? नाइंसाफी। इन 11 सालों में आपका कहना यह है कि जिस कौम के लिए 3 तलाक जैसा कानून बना कर दिया, उसके साथ दुर्भाव हो रहा है, इन्होंने भेदभाव हो रहा है। भेदभाव
इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान बांट के रख दिया, रंगों में भी बांट दिया, दंगे फसाद कराने शुरू कर दिए, ठेलों पे लिखवा दिया हिंदू और मुसलमान का सामान नहीं लेंगे, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा मुसलमान को कि क्या नाम है आपका, क्या सामान बेच रहे हो आप। सर मैं अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने हिंदुओं से सामान लेना बंद कर दिया है, मैंने मुसलमानों से सामान लेना बंद कर दिया, आपको लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने की तो कोशिश है, ये इस सरकार की तो कोशिश है। नहीं सर, उसमें अगर थूक जैसी चीजें आती हैं तो वो एक चीजें- किसी आदमी पे अगर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो दोषी है वो तो कानून सबके लिए है। कानून सबके लिए बराबर है। तो हमारे लिए क्यों? क्या आप साहब नाम लिखेंगे? कानून जुर्म पे एक कौम का ठप्पा क्यों लग जाए, आपका कहना ये है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, अदालतें ना हो, अदालतें ना हो, तो यकीन मानिए हम लोगों का क्या असर हो जाए अब कोई पूछने वाला नहीं। मंदिरों पे, मस्जिदों पे इनको बढ़ावा दिया जा रहा। आजादी के बाद ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए सीट की खातिर, वोट की खातिर इन्हें आपस में लड़ाओ। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को। मेरठ के अंदर बहुत कोशिशें रहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं लड़ा। और आप दूसरी बार विधायक बन गए। अरे हम, मैं आपके सामने मिसाल हूँ। एक बिल्कुल गरीब का मिसाल बच्चा, एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जो इस मेरठ में सबसे कमजोर, सबसे गरीब हो, उसकी मेरठ के हिंदू और मुसलमानों ने विधायक बनाया। जुलाहे का बच्चा। मैं जुलाहे का बच्चा, मैं कह रहा हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जीवन में उनका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता, मेरा पूरा परिवार नहीं चुका सकता। जो उन्होंने मुझे नवाजा, जो मैंने इज्जतें दी, पूरे जीवन में उनकी खिदमत करने का काम करूँगा। मजबूरी है, हम विपक्ष में हैं। सरकार अगर हमारी होती, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे काम करने की शक्ति है। 3 बार पार्षद रहा हूँ, इच्छाएं हैं हमारी, इस शहर को चमन बना देता हूँ, लेकिन आज बदहाली है। हम तो लाचार हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हालात बहुत खराब हैं, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। आम लोग निकलते भी डर रहे हैं, दहशत और खौफ के जीवन गुजार रहे हैं अपना। शाम को जब लड़का उसका घर से जाता है तो उसकी माँ दरवाजे पे खड़े होकर दुआएं मांगती है, देर हो जाती है तो मेरा बच्चा नहीं आया। कभी पता लगा किसी थाने में बंद कर दिया हो, कभी उस थाने में, कभी उस थाने में। जब आ जाता घर तब अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह खैरियत से आ गया। सर जो 3 तलाक का कानून दिया है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दिया है, उनको मजबूत बनाने के लिए दिया है। ये 11 साल की उपलब्धियों में नहीं गिनना चाहिए? देखिए, कानून जो है ये एक संविधान है, संविधान सब के तहत सरकार चलती है, संविधान से कानून बनता है। तो मुसलमानों के लिए क्यों? हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। और यहाँ पर आपका कहना है कि एक ही संविधान से हिंदू औरत और मुसलमान औरत को देखना चाहिए था। देखो, यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, ये मुल्क आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सबको अपने धर्म में जीने का अपना तौर तरीका से, अंदाज से हर जीता। हिंदू अपने अपने तौर तरीकों से जीता, अपने रीति रिवाज से अपनी शरीयत के जीता, हिसाब अपने से शरीयत चलता के है। हिसाब से, ईसाई अपने हिसाब से, जैन अपने पंथ हिसाब अपने से, हिसाब सिख अपने हिसाब से। तो क्यों आप दखल दे रहे हैं? सिर्फ उनका क्या लाभ है सरकार का इससे? सरकार का क्या लाभ है इससे? हम थोड़ी जाके कह रहे हैं कि ये कानून बना दो, तुम अपना आप भी बना रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान को रंग देना है, राजनीति रोटियां सेकनी है। हमारा लाभ नहीं है इससे। आज भी जो हो रहा है, सहमति से अगर विचारा नहीं मिल रहे एक दूसरे के, मियाँ बीवी के, तो उसी हिसाब से समाज तय करता है, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। तुम कहाँ घुस गए इस बीच में भाई आके? और मुस्लिम औरतें भी तलाक लेने के लिए अदालत की शरण जाती हैं। मजबूरी के तहत, मजबूरी के जब उसे न्याय समाज नहीं मिलता तब अदालत जाती हैं। वो ऑप्शन भी खुला। वो अक्सर उसके बाद भी लास्ट में फिर फैसले होते हैं, फिर भी समाज के बीच में फैसले होते हैं। तो भाई जब हम नहीं चाहते तो तुम क्यों करना चाहते हो? तो ये विफलता है। विफलता। वक्फ बोर्ड का मामला देखिए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। वक्फ बोर्ड का मामला देखिए। भाई हम तो आपसे कह नहीं रहे हैं, ये हमारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति थोड़ी है। तुम हमारे उसमें क्यों घुस रहे हो? भाई जैनों की भी है, ईसाइयों की भी है, सरदारों की भी है, सबकी है, हिंदुओं की भी ट्रस्ट है, सबके अपने अपने। जब तुम उनके लिए कानून कुछ, हमारे लिए कुछ और, ऐसा क्यों? मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ। देख साखी तेरे, मैं खाने में ना हो जाए कुछ। ये
हिंदुस्तान है, ये भारत है, सबका भारत है। ये कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में आज़ादी दिलाई है, गुलामियों की जंजीरें तोड़ी हैं, अंग्रेजों को भगाया है, और उनको याद करिए आप। ये वे तो चले गए, अब ये वाले अंग्रेज आ गए हमारे पीछे। ये भी ऊपर वाला देख रहा है, इनको भी जाना है, इस दुनिया से सबको जाना है, कोई नहीं रह सकता इसमें। जो याद करा जाएगा वो इंसाफ, ईमानदारी याद करी जाएगी, और सबको एक नजर से देखना, एक नज़र से देखना। कानून की एक दृष्टि। संविधान ने जो कानून दिया है, बाबा साहब ने हमारे कानून बनाया, उसके तहत आपको चलना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें क्यों बांट रहे हो आप, क्यों अलग कर रहे हो हमसे? मैं विधायक रफीक अंसारी से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ना मैं सभासद रह चुके रफीक अंसारी से ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो हम लोगों के साथ बैठ के एक ही दस्तरखाने पर बैठकर बातें किया करते थे। क्या वक्फ कानून के आने से उन गरीब मुस्लिमों को फ़ायदा नहीं होगा जो दीन की जो चीज़ें थी वो उन तक नहीं पहुंचती थी, ऊपर वाले तबके पर ही रह जाती थी? बड़े रईस मुसलमानों का उस पर कब्जा है, ये बीजेपी का कहना। मुझे अब तक ये बताइए, आप कितने मुस्लिम क्षेत्रों में जाइए आप, जी, कहीं दूर दूर तक कोई सरकारी स्कूल है? कुछ दिया सरकार ने? कोई हॉस्पिटल है दूर दूर तक? मेरठ के अंदर, मेरठ की बात आ जाओ, सारे देश को छोड़ दीजिए आप, मेरठ में 2 हॉस्पिटल है सरकार के दी, कोई तीसरा बना अब तक आज़ादी के बाद? क्या जरूरत नहीं है मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की? सभी को है सर। मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं है, भेदभाव कितना हो रहा है, क्या इनमें बीमार नहीं होते? सर सीएचसी और पीएचसी तो है, कहाँ है बताओ ना आप। सामुदायिक केंद्र तो है। अरे भाई कहाँ है बताओ, मेरठ में बताइए कहाँ है? मेरे विधानसभा में देखिए आप, वहाँ की हालत देखिए आप जाकर, कितने मरीज आपको मिलेंगे, आपको कितने डॉक्टर बैठा मिलेगा? कोई कुछ नहीं, सब व्यवस्था खराब। मेडिकल में देख लीजिए, आपने प्यारेलाल में देख लीजिए आप, वहाँ पे क्या हालत है, कुत्ते आप घूम रहे हैं वहाँ, कौन इलाज कराना चाहता है वहाँ? कोई कॉलेज बता दीजिए। सरकारी स्कूलों की हालत ये है, टीचर कम, बच्चे ज़्यादा, टीचर कम। यह सामने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो आपके टाइम में खुला था। जी हाँ, हमारी सरकार ने बनाया था। 1800-1900 लड़कियां उसमें, और टीचर हैं 10। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जाके पूछ लो आप जाके। तो अब इस पे ध्यान नहीं देनी चाहिए सरकार को? वक्फ बोर्ड पे तो घुस गए आके, 3 तलाक पे घुस गए आपके। पहले जरूरत शिक्षा की है, उसे स्वास्थ्य की है, उस पर बात करें ना, क्या दे रहे हैं हमें? अगर इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से इनको, तो पहले ये दे, मैं नहीं दे रहे। सिर्फ अपनी वोट की चिंता है कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, टीवी चैनलों की टीआरपी कैसे बढ़ी जाएगी, खबर कैसे बनेगी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जमीनी क्वेश्चन कुछ और है। एक सवाल और, जब हम बीजेपी के 11 साल की बात करते हैं तो उसमें धारा 370 और कश्मीर का मामला भी जरूर उठता है। आप क्या कहेंगे, कश्मीर मुद्दे पे ये सरकार पास है या फेल है? धारा 370 से हमारा क्या लाभ है, हमें ये बता दो आप। बीजेपी को क्या लाभ हुआ? आतंकवाद खत्म हो गया वहां, अभी बेलगांव की घटना हुई है, खत्म हो गया ना। धारा 370 से हमारा क्या लाभ है? धारा 370 से होगा कश्मीरियों को लाभ होगा, जम्मू के लोगों को होगा, कश्मीर के लोगों को होगा, उनका तो और नुकसान हुआ उससे। धारा 370 का मतलब यह है कि वहाँ जमीन कोई भी ले सकता है, पहले नहीं लेता था। सरकारी नौकरियों में पहले जम्मू और कश्मीर के लोग लगते थे, वहाँ अगर कोई वैकेंसी निकलती थी, आप कहीं का भी लिख लेगा, तो नुकसान तो उनको हुआ, उनका मसला है। हमारा क्या लाभ है उससे? क्या आतंकवाद खत्म हो गया वहाँ से? आम आदमी को धारा 370 से क्या मतलब? और वो अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो फिर क्या फर्क पड़ रहा उससे? सब बराबर है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। हमारा क्या लाभ है उससे और हमारा क्या नुकसान है उससे? नुकसान होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों होगा, नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। जमीन खरीदना, आप कोई खरीद लो वहाँ जमीन, अब तो खरीदने वाला मिल नहीं रहा। ये जितने भी सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं जी, उनके लिए धारा 370 फायदा हुआ। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ी बड़ी मिलें लगाएंगे, यहाँ का लोग रह लेगा वहाँ जाके? कोई नहीं रहने। 370 में तो लोग काम कर रहे थे, अब मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया। कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको जो है अपना वोट बैंक बढ़ाना है।
उन्हें बताना 15-15 लाख के वादे नहीं करे थे, जी। दिया किसी खाते में? अच्छे दिन आ रहे हैं क्या? काला धन खत्म हो गया क्या? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? और ये हो गया, हवाई जहाज भेज दिए इन्होंने, रेल भेज दी इन्होंने। आप देखिए लाल किला तक में जाकर देख लीजिए, आप लाल किला भेज दिया इन्होंने। तो क्या कर रहे हैं ये? नौकरियां खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था 1 साल में, क्या नौकरी दे दी इन्होंने? 60,000 तो कल सिपाहियों को वो दिया है नियुक्ति पर। अरे भाई 60,000 नहीं, 2 करोड़ 1 साल में। जी। तो इतने रिटायर कितने हो गए? आप मेरठ पे आ जाइए आप, जी। 50 साल हो गए नगर निगम में वैकेंसी निकली हुई। 50 साल। 50 साल। आप पूछो जाकर सवाल कि कितने दिन हो गए नगर निगम में नौकरी आपने लगाई हुई, एक वैकेंसी नगर निगम की बताओ। ये सिटी हलचल है, जिम्मेदारी है आपकी। आप यहाँ के डीएम से पूछिए, यहाँ के कमिश्नर से पूछिए, यहाँ के नगरायुक्त से पूछिए, कितने दिन पहले ही वैकेंसी निकली थी यहाँ पर, और वो रिटायर हो गए लोग, कहाँ चले गए? उनकी जगह कौन काम कर रहा है? बड़ा सवाल। बताइए आप, क्या हालात होंगी इस शहर की? ये स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे बनेगी स्मार्ट सिटी? वैकेंसी जो निकाली नहीं, 50 साल पहले वैकेंसी निकली होंगी, याद नहीं मेरे, हो सकता उससे पहले निकली। एक भर्ती नहीं करी, सफाई कर्मचारी सारे रिटायर हो गए होंगे। एक नहीं, पहले आपके जमाने हमारे जमाने भिस्ती होते थे सक्के, वो शाम को आते थे, सुबह कहाँ? 6 बजे उठाओ करने। कहाँ है वो हिंदुस्तान नहीं था क्या? बताओ कहाँ चले गए वो रिटायर हो गए तो उनकी जगह कौन लग गए? सब व्यवस्था चौपट है, सब डेली विजेज पर सब लगा रखे। संविदा भी खत्म कर दी, संविदा भी कर दी, कंपनियों को दे दिए। विधायक रफीक अंसारी जी, आपने इतने सारे संगीन आरोप भी लगाए, लेकिन इन सवालों के साथ विपक्ष सड़क पर नजर नहीं आता। बड़े लोगों से बात करो, विपक्षी नेताओं से, वो कहते हैं जब तक जनता नहीं उतरेगी तब तक काम नहीं चलेगा। सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कैसे उतरेगा भाई? कानून ऐसा बना दिया, जो धरना प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। मुकदमा कायम हो जाएगा, 2 साल की सजा कर देंगे, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्य समाप्त नहीं होगी तो सजा हो जाएगी, वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हर राजनीतिक आदमी का एक सपना होता है कि मैं एमएलए बनूं। जब उसे सजा हो जाएगी तो एमएलए कहाँ बनेगा? जनता चुनेगी, जनता के लिए लड़ेगा, वहां उसे सजा हो जाएगी। आपके सामने होने रही 2-2 साल की सजा। ये कानून ला दिया इन्होंने, कौन सड़कों पर उतरेगा भाई? हर आदमी चाहे मेरी सदस्य न जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ये कानून नहीं था, धारा 144 लग रही, आप उनके खिलाफ सड़कों पर उतरोगे जनता की समस्या लेकर, तो आप मुकदमा कायम हो गया, आपको जेल भेज देंगे आप। विपक्ष लोगों को तो खास तौर से हो रहा है काम। तो कैसे उतरे? ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा है। इमरजेंसी में ये सब होता था, ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा इमरजेंसी हो रही है। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, तानाशाही लोगों की सरकार है, हिटलर शाही चल रही है टोटली। आप देखिए, आपके सामने जनता के सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन होते थे। अब कौन धरने प्रदर्शन कर रहा? सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, फट मुकदमा कायम। सरकार के इशारों पर अधिकारी चलते हैं। अब संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही, अब तो इनकी मर्जी के मुताबिक सरकार चल रही है। किस पे मुकदमा लगवाना, किस पे क्या करना, किसको क्या करना। अब आप देखो ना, एमपी एमएलए कोर्ट अलग से बना दी गई, 6 महीने में रिजल्ट आ जाए उसका। जो देखो ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसे मुकदमा कायम करो, सजा कराओ इसे। ये हालात है। तो धरने प्रदर्शन फिर सरकार को, फिर बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? देखिए, उनके पास फार्मूला है, हिंदू मुसलमान कराओ और सरकार बनाओ। काम कोई करना नहीं है, लेकिन कब तक चलेगा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऊपर वाला देख रहा है, सब देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाले की सरकार सबसे बड़ी है। हिंदू मुसलमान तो दुनिया में आके बने, आप अपने काट के देखो, मेरे काट के देखो, दोनों का खून लाल निकलेगा।
अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, मेरे परिवार को बीमार है, कुछ है, और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी है, तो मैं नहीं कहूँगा मुझे मुसलमान का ब्लड चाहिए, हिंदू का चाहिए। आनंद अस्पताल में या मेडिकल में ये पता नहीं चलने का किसका ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड की ज़रूरत है। तो पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम इंसान हैं। इस सरकार को भी मैं नसीहत देना चाहता हूँ, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सबके साथ भेदभाव नहीं, आप ना बरतो, सब आपके हैं। सरकार एक कोना आपका है, सरकार का मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री। ठोकर नीति मत अपनाओ, सब तुम्हारे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपनी जानिब से आपने शपथ ली है संविधान की, उसके तहत आप काम करो तो सबको फायदा होगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शहर विधानसभा में कितने मुस्लिम्स के आयुष्मान कार्ड है? देखिए कितने लोगों ने बनवाया। ये सत्ता का सवाल है कि आयुष्मान कार्ड जो बने, इन्होंने कोई सर्वे नहीं करा, वहां बैठ के लिस्ट में छांट लिए, ऊपर से डॉन के जरिए इन्होंने सर्वे कराया और वहीं से अंदाजे से वहीं से आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए। उसमें लिस्ट में नाम दिए, किसी के घर कोई सर्वे नहीं करा, किसी जनप्रतिनिधि से किसी पूछा नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी से नहीं पूछा कौन गरीब है कौन अमीर है, ना उसके मौके पर आके सर्वे करा। अपना आप लिस्ट ऑटोमेटिक आ गई और उसमें जिसका बन गया ठीक, जिसका नहीं बना तो ठीक। सर अंतिम 3-4 सवाल हैं, बड़े फास्ट है। आप जिला अस्पताल लास्ट टाइम कब गए? जिला अस्पताल तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैं दवाई वगैरह वहीं से लेकर आता हूँ। तो सर वहाँ पर तो बहुत मुस्लिम्स पहुँचते हैं सर। नहीं, मुस्लिम और हिंदू सब पहुँचते हैं जी। लेकिन मेरी वालदा का भर्ती भी मैंने, जब मेरी वालदा बीमार हुई तो मैंने सबसे पहले वहीं भर्ती कराया। लेकिन वहाँ के स्टाफ, वहाँ के हालात ऐसे कि आप अगर आदमी जिंदा जाएगा तो मरा हुआ निकलेगा। इन 11 सालों में नहीं बदला ना, सवाल ही नहीं होता। मैंने भाई साहब 2 दिन वहाँ रहा, जब देखा वहाँ का स्टाफ तक नहीं सुन रहा, वहाँ का हालात बहुत खराब देखे। विधायक के तौर पर बराबर में आदमी मर गया, उसके बराबर में हमारी वालदा बराबर में बैठी, उसके बराबर में आदमी मर गया, 6-7 घंटा मरा हुआ पड़ा रहा, उसे आको देखने नहीं आया। मेरी वाइफ ने कहा यहाँ तो वैसे ही मर जाएंगे, अम्मा को पता लग गया कि मर गया, बराबर में पड़ी लाश, तो ये तो वैसे ही मर जाएंगे। मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। आप पूछ रहे जाके प्रिंसिपल से बात कर रहा है इस बारे में, मैंने आनंद में कराया। जब हम तो सरकारी वादी हैं, अगर हम सरकार के हॉस्पिटलों में हम इलाज नहीं कराएंगे, सरकार के सारे बच्चे मेरे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे मैसेज जाएगा? वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अगर यहीं के नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया। कोई इलाज नहीं कराता सरकारी हॉस्पिटल में, वो जाता है जो समझ लीजिए जिसका लाइलाज हो जाता हो या जिसका मिजान नहीं है, नहीं है ही नहीं उसे पैसे, ये लाइलाज हो गया कहाँ जाए, वहाँ जाके चला जाएगा बेचारा। 2-4 रोज में कहते हैं भैया तो इसे घर पे सेवा कर लो इसकी, या वहीं मर जाएगा वो। डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलेगा वहाँ पर, दवाई टाइम पे नहीं मिलेगी, या नीचे का जो स्टाफ है वो तो बहुत ही बुरा जर्जर स्थिति में, कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ अच्छा खासा आदमी वहाँ रख नहीं सकता। सपा का पीडीएफ फार्मूला क्या 2027 में चलेगा? देखिए 2027-2024 में चला हमारा, 2027 में क्यों नहीं चलेगा भाई? और ये तो न्याय की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी, देखिए विधानसभा विपक्ष के नेता जो हैं माता प्रसाद पांडे, कोई मुसलमान नहीं है जो वहाँ हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, कोई मुसलमान नहीं है। तो मेरा कहना ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में निश्चित रूप से वापसी सरकार कर रही है और हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपना आप ही हो रही है, अपना आप ही जा रही है। जुल्म जब बढ़ा है दुनिया के अंदर, तवारीख गवाह है, जुल्म फना हुआ है, ये भी फना हो जाएंगे और इनकी सरकार भी खत्म हो जाएगी। सपा को सबसे ज्यादा किससे डर है? ओवीसी से, एआईएमआईएम से या बीजेपी से? ना बीजेपी से डर है ना ओवैसी से डर है। हमें तो खुशी है कि हमारी जनता हमारे साथ आ जाए। जनता का चुनाव होगा और जनता फैसला करेगी किसको रखना किसको नहीं रखना। हमारा तो जो विकास का पहिया था अखिलेश यादव, वो इन्होंने रोक दिया। अब फिर इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया दौड़ेगा।
ऐसा हमारा यकीन है, ऐसा हमारा मानना। आजम खान साहब के जेल जाने के बाद मुसलमानों में एक बात ये आई है कि जिस तरीके से वकालत मुसलमानों की मुलायम सिंह यादव जी नेताजी करते थे, उतने पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव नहीं करते। एक ये मुसलमानों की फीलिंग है। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो इतने शानदार इंसान है, अगर इस हाथ से इस हाथ को अगर किसी की मदद भी करी, इस हाथ से इस हाथ को पता भी नहीं चलता। ये आजम साहब से पूछिए आप, आजम साहब से भी नहीं ना, कितने और लोगों से पूछिए आप, कितनी मदद उनकी करते हैं वो। क्या आप बताएं तो नहीं, वो प्रचार नहीं करते, वो माइक से नहीं बताते, कि मीडिया में नहीं बताते मैंने उसकी मदद करी है। वो फिर क्या मतलब हुआ उसका मदद करने का? अगर मैंने आप पे कोई एहसान करा और उसको मैं प्रचार प्रसार कर दूं तो एहसान ही खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव जो है निहायत ही शानदार इंसान है और शानदार नेता है। ऐसे लोग लाखों के बाद एक आदमी पैदा होता है जिसका नाम अखिलेश यादव। वो सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। आप नहीं जानते उससे, अब आप जाइए और अपनी समस्या बताइए और आप कहिए साहब मेरी इससे मदद कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसा उत्तर मिलता है। हाथों हाथ, आर्थिक आधार हो चाहे कोई भी हो, हाथों हाथ मदद करते हैं और किसी दूसरे आदमी को पता भी नहीं होता इसकी मदद कर दी। वो ऐसा इंसान है अखिलेश यादव। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आ जाता है। अंतिम सवाल, मेरठ की सपा यूनिट अलग अलग है। एक तरफ रफीक भाई हैं, एक तरफ शाहिद भाई हैं, एक तरफ अतुल प्रधान है। 3 लोग विधायक बन के चुने, मेरठ की जनता ने दिए हैं, लेकिन सपा की एकता नहीं समझ में आ रही। सपा के नेता टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता, जिसे अखिलेश यादव जिनका लीडर है, हमारे लीडर है अखिलेश यादव, हमारे पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कोई कहीं नहीं जाएगा। और देखो, ये तो जैसे रेलगाड़ी चलती है, मेरठ से दिल्ली के लिए चलेगी तो कई स्टेशन बीच में पड़ते हैं, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, लेकिन ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है। समाजवादी पार्टी अपनी जगह है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इससे समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा विधायकों का सवाल, सबके अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, अपने। लेकिन सपा में एकता तो नहीं है सर। नहीं, एकता है, अखिलेश यादव के झंडे के नीचे है। मेरठ में तो नजर आती नहीं, बुरा मत मानिएगा, मेरठ में नहीं। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब ये है, हम समाजवादी पार्टी के लीडर के साथ हैं अखिलेश यादव के, हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, हम एक सिपाही हैं। जो हमको आदेश मिलता है, जो हमको निर्देश मिलते हैं, उसका पालन करते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमको उन्होंने। आप देखो, आप चिन्ह पे लड़ा था मैं 1995 में, जब यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ मिलता था कोई जी। उस जमाने समाजवादी पार्टी का परचम संभाल रखा। हमारे छोटे से परिवार के, एक गरीब परिवार को, उसके बच्चे को उसमें बीच में से निकाल के कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो ये उनकी अपनी बड़ी बात है। तो मैं तो कह रहा हूँ, उनके जीवन में समाजवादी पार्टी का हम एहसान उतार नहीं सकते कभी। ये समाजवादी पार्टी की देन है और आज तक हमने समाजवादी पार्टी का परचम पकड़ रखा है, चाहे दुख में हो या सुख में हो या खुशी में हो या गम में हो, सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, सड़क पे हो चाहे जेल में हो, समाजवादी पार्टी ही हमारी माँ और समाजवादी पार्टी ही हमारा बाप। जी हाँ, 30 साल का दौर देख रहा हूँ रफीक भाई के साथ। मैं अब विधायक नहीं बोल रहा हूँ, नेताजी नहीं बोल रहा हूँ, रफीक भाई बोल रहा हूँ। 30 साल में उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और जिस तरीके से तीखे सवालों का शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ जवाब दिया है, वो काबिले तारीफ है। सर, मेरठ शहर की जनता से विधायक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरठ की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि विवादों से बचें। हिंदू और मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, हम इंसान हैं सब पहले, और सब ईमानदारी से, सच्चाई से इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस मेरठ के लिए काम करें। अपना प्यार और मोहब्बत और खुशहाली से हम लोग जिएं, यही हमारा जीवन है। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, रफीक भाई के यहाँ जब मैं आता हूँ ना, तो कुछ नई चीज मिलती है। पिछली बार रूह अफ़ज़ा मिला था और इस बार मैंगो शेक है, आम रस है।
और तबीयत अंदर तक तरावट भर गई, बातों से भी और इस मैंगो शेक से भी। जी हाँ, यूपी सरकार के 8.5 साल हो चुके हैं, कहीं कोई शोर नहीं है। रफीक भाई ने बताया 11 साल बेमिसाल पर विपक्ष क्या सोच रहा है, ये छोटी सी एक पेशकश है। क्योंकि चैनल आपका है, सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको अपनी बात भी रफीक अंसारी विधायक मेरठ शहर की तरह शालीनता के साथ रखनी चाहिए। चाहे मुद्दे कितने ही ज्वलंत हो, लेकिन जब बात शालीनता के साथ की जाती है तो वो दूर तक जाती है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल में मैं हूं के मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजेश शर्मा और विवेक और संजय। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मोदी के 11 साल बेहतरीन या उन पर सवाल, इस सीरीज को हम आगे भी लेकर जाएंगे, पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी। अपना ध्यान रखिएगा।